हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट भारत एजुकेशन। आज के इस वीडियो में 10 साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग उठाए हुए हैं जिसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट भारत एजुकेशन पे अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी सीरीज जो है आपसे मिस ना हो पाए। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो है साइंस यानी विज्ञान का जो है फिजिक्स से क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, फिजिक्स से जो है क्वेश्चंस को उठाए हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इससे आप जो है क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए इसको हम लोग जो है बनाना समझते हैं कैसे ये चीज़ें होता है, क्या होता है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो आंसर में हम लोग लिख रखे हैं। आंसर में ध्यान से देखिएगा, ये जो तरीका है ना, यही इसी तरीका से एग्जाम में आपको लिखना है, तो इससे आपका नंबर बहुत ही तगड़े लेवल का मिलेगा। इससे कुछ चेंजेस अपने तरफ से नहीं करना है। चलिए मैं लाइट को अप कर देता हूँ। ओके, चलिए क्या लिखा हूँ मैं। नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु यानी जैसे यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है, इसके नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। मतलब क्या लिखा है, नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से जो है बमबारी करके क्या किया जा सकता है, हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जब इसको तोड़ा जाता है ना नाभिकीय परमाणु पर, किससे, हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी करके उसको जो है नाभिकों में तोड़ा जाता है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ज्वाला उत्पन्न होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, जिससे उसे ही क्या हम लोग बोलते हैं, इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है। यह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। मतलब क्या बता रहा है, यूरेनियम का जो एक परमाणु होता है, एक परमाणु, उसका जब विखंडन होता है ना, तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होता है वह कोयले के किसी भी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा के तुलना में कितना गुना, 1 करोड़ गुना अधिक होता है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, इसी चीज़ का, यूरेनियम का यूज़ करके या इसी टाइप से जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करके क्या बनाया जाता है बाबू, एक तो बनाया जाता है क्या चीज़, एक बनाया जाता है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, जिसको कि बिजली, लाइट बोला जाता है। दूसरा इसी से बम बनाने में भी काम आता है, जैसे परमाणु बम होता है ना, तो इस टाइप से बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं किस चीज़ की तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं इसी में जो है दूसरे क्वेश्चंस को। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। कोई चालक है, ड्राइवर नहीं, ये चालक किस चीज़ का बोल रहा है, जैसे वायर हो गया है ना, वायर हो गया, लोहा आयरन हो गया है ना, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब जिस चीज़ में लाइट आता है वो चीज़ का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, लाइट का जो है चालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या बता रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सी बात है। सबसे पहले नंबर पर दिया है, चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। क्या बता रहा है, चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अब जब चालक कोई भी है उसका लंबाई बढ़ेगा ना, तो उसमें बिजली करंट्स का क्षय होता है, यानी उसका प्रतिरोधकता क्षमता जो है बढ़ जाता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसको साइड में करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका से हम लोग आज की क्लास को एंजॉय करेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या बोला है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के
क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसके अनुप्रस्थ जो प्रतिच्छेद होता है वो क्षेत्रफल के प्रतिरोध के क्या होता है, अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। अर्थात चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल बढ़ने पर उस चालक का प्रतिरोध घटता है। समझ में आया? उसका प्रतिरोध जब घटेगा कब, जब उसके अनुप्रस्थ जो प्रतिच्छेद रहेगा वो कम होगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शंस देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शंस है, तो हम लोग किसी को भी मिस नहीं करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से हम लोग इस चीज को देखेंगे। ओके, 3 नंबर क्या बोल रहा है, चालक की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, एक बार और देखेंगे। चालक की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध, मतलब जो चालक की प्रकृति है उस पे चालक का प्रतिरोध जो रहता है वो क्या करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग चालक पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। मतलब वायर है तो कुछ और रहेगा, मतलब आयरन वायर है तो कुछ और रहेगा, है ना, और सिल्वर वायर है तो उस पर कुछ और रहेगा, या फिर वहीं पे जो है कॉपर वायर है तो उस पर जो है कुछ और रहेगा। तो इस टाइप से अलग चीज़ों पे अलग अलग निर्भर करता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 4 नंबर, ये 5 नंबर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। चालक के ताप पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, चालक के ताप पर जो चालक का पदार्थ का प्रतिरोध है वो क्या करता है, उस पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है। प्रायः चालक पदार्थ के ताप पर बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चालक पदार्थ पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस पदार्थ पे भी क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ में आया? आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है, चलिए देखते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, तो दृष्टि दोष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, दृष्टि दोष के बारे में भी यहीं पे देख लेंगे। आंसर में लिखा हुआ है, स्वस्थ नेत्र द्वारा अनंत यानी बहुत दूर रखी वस्तुओं से लेकर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब जो स्वस्थ नयन रहेगा इससे क्या होता है, अनंत दूरी पे कोई वस्तु है जिसका कोई अंत नहीं है उसको भी जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। या फिर न्यूनतम दूरी पे जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर अगर दूर है ना तो उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर क्या नहीं होता है, रेटिना पर जो है, आगे देख लेते हैं। रेटिना पर, एक मिनट, हाँ, रेटिना पर जो है बनने की क्षमता खो देते हैं। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। कई स्थिति में क्या होता है ना, कोई वस्तु दूर है या नजदीक है तो वो रेटिना पे जो है उसका ऊपर नहीं बन पाता है चित्र, तो उसमें उसे ही क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि होती है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस कारण से जो है इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, निम्न कारण हो सकते हैं। क्या क्या? फर्स्ट, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, सबसे पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। मतलब जो नेत्र का लेंस है वो जो है अधिक मोटा हो जाएगा तो भी ये दिक्कत आती है। ठीक है, आगे क्या है, आगे बताया गया है निवारण। निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का चश्मा का व्यवहार किया जाता है। इस जो है दोष को दूर करना होता है तो उसके लिए कौन सा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल, अवतल मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा सा दबा हुआ लेंस है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है किस स्थिति में मेरे दोस्त, निकट दृष्टि दोष के स्थिति में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है बाबू, दूर दृष्टि दोष, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। जो लोग नजदीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते हैं उसे जो है दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। जो दिखेगा वही दृष्टि दोष का नाम रहता है। ठीक है, इसका भी निम्न कारण हो सकता है। पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।
अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का जो है कम हो जाना। दूसरा क्या होता है, नेत्र लेंस का आवश्यक से अधिक जो है पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। एक और हो जाता है कि नेत्र लेंस जो है वो आवश्यक से अधिक पतला हो जाता है, उससे भी फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण ये दोष होता है। इसका निवारण क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल या अभिसारी लेंस, उसमें क्या अवतल या अपसारी, इसमें उत्तल या अभिसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है। व्यवहार मीन्स उपयोग किया जाता है। तो आज आप लोग ये दो चीजें समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इसी में तीसरे पॉइंट पे, क्योंकि इसमें जो है कितने पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को अगर नहीं दिखा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि दिख जाए। ठीक है, नेत्र लेंस का आवश्यक से अधिक पतला हो जाना, ठीक है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाना। निवारण इसका क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल या फिर अभिसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, ये चीजें शायद आप लोग को नहीं दिखा है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर पॉइंट्स की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या दिखा रहा है बाबू, थर्ड नंबर, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है, उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर जो है और सिलियरी मांसपेशियों की समंजस क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टिता और दूर दृष्टिता दोनों से पीड़ित हो जाता है, हो सकता है या फिर हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है बाबू, इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना, ऐसे आप लोग देखेंगे कई चश्मा में इस टाइप से रहता है और नीचे ऐसा रहता है। ठीक है, तो नीचे दूसरा और ऊपर दूसरा ऐसा लगा दिया जाता है। ठीक है, नीचे क्या लगाया जाता है बाबू, उत्तल, नीचे उत्तल और ऊपर लगाया जाता है अवतल। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, समझ में आ गया, नीचे उत्तल और ऊपर में अवतल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो है दृष्टि दोष के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दृष्टि दोष क्या है, अविंदुकता या फिर जो है अविंदुकता से यहाँ पे इसके बारे में बताया गया। ठीक है, अविंदुकता, अविंदुकता क्या होता है बाबू, अविंदुकता से ग्रस्त व्यक्ति एक साथ अपनी दोनों आंखों को फोकस नहीं कर पाता। इस दृष्टि के लोग जो होते हैं ना, उनका आंख जो होता है, मान के चलिए ऐसा है ना, तो एक साथ जो है कोई इधर आंख जाएगा तो कोई इधर जाएगा, समझ रहे हैं, तो एक साथ जो है ये क्या कर सकते हैं, फोकस नहीं कर पाते। कर्निया के पूर्ण रूप से गोलाकार न होने के कारण यह रोग होता है। इस रोग को सिलेंड्रिकल चश्मे से सुधारा जा सकता है। इसमें सिलेंड्रिकल चश्मा उपयोग किया जाता है जिससे सुधर जाता है। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग बड़े मजे मजे में सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत विभव को परिभाषित करें एवं इसका क्या करे, एसआई मात्रक लिखे। विद्युत विभव क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। मतलब अनंत से जो है किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से कोई भी बिंदु पर एक मान लो कोई चीज कार्य किया गया, वर्क लगाया गया, ठीक है, तो इस कार्य को क्या किया जाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको देख लेते हैं। लिखा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। जैसे शुरू में ही आप लोग देखिए, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस लगाया जाता है, तो इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्यों, तो इस चीज को भी हम लोग अभी देख लेते हैं। समझ में आया क्या, बहुत ही मन से पढ़ेंगे, बहुत ही मजा से पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंट भारत के साथ आप लोग हैं। आंसर देख रहे थे, जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैलती जाती है। क्या होता है, जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद वो क्या होती है, किरणें आपस में एक दूसरे पर फैलती है। सपोज कीजिए यहां से प्रकाश से ये चीजें आया तो ये क्या होगा बाबू, ऐसे ऐसे फैल जाता है, अलग अलग चीजें में हो जाता है। ठीक है,
फैल जाती है, अर्थात ऐसा लेंस जो है अपसारित करता है, अपसारित करता है, मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना वो एक इस टाइप से कुछ प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। तो इधर क्या हुआ, अपसारी हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है। तो अपसारित करता है, इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। अगर हम लोग सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसका क्या लाभ है, आंसर देख लेते हैं। सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित लाभ है, कौन कौन सा। फर्स्ट, यह एक सस्ती प्रक्रिया है। सेकंड, यह प्रदूषण मुक्त है। थर्ड, इसके रख रखाव में निगन्य खर्च होता है, मतलब ना के बराबर खर्च होता है, नगण्य, ठीक है, ना के बराबर। समझ में आया। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है, धातु के आवरण वाले विद्युत जो है साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। मतलब जो धातु के आवरण वाले चीजें होते हैं उसको क्या, मतलब भूमि से संपर्क करा के, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कई बार होता है ट्रक वगैरह में से सिक्कड़ नीचे आया रहता है और फर्श पे सटा रहता है, वो क्यों करना आवश्यक है, तो इसके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं। चलिए, भू संपर्क, तार के संपर्क, मेन फ्यूज। कभी अच्छा आप लोग देखें इलेक्ट्रिक जब घर में आता है तो उसमें अर्थिंग दिया जाता है, तो अर्थिंग क्यों दिया जाता है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। भू संपर्क, तार का संपर्क, मेन फ्यूज, यही चीज ट्रक में भी काम करता है और इलेक्ट्रिक में भी, ठीक है। मेन फ्यूज से रहता है, फ्यूज से होकर विद्युत जो है जो भी संधारित्रों होते हैं तक पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है, भू संपर्क, तार के संपर्क मेन फ्यूज से होता रहता है, फ्यूज से होकर विद्युत संधारित्रों के तक पहुंचाया जाता है। यह वह वापस जो है फ्यूज तक समर्पित करता है, संपर्कित करता है, ठीक है। ये जैसे मान लो ये मेन लाइट आ गया ना, ये क्या करता है, अब ये बल्ब है, मान के चलो ये बल्ब है, ये आया इधर बॉल जल गया, तो ये क्या है, एक जब इसका निकला हुआ भाग पे अर्थिंग नहीं रहेगा ना तो ये बल्ब बढ़िया तरीका से नहीं काम करेगा, नहीं जलेगा, तो इसलिए इसको भू से संपर्क किया जाता है। वही बता रहा है, भू संपर्क तार के संपर्क मेन फ्यूज से रहता है, मतलब मेन जो फ्यूज रहता है ना उसी से रहता है, फ्यूज से होकर विद्युत संधारित्रों तक पहुंचाया जाता है तथा यह वापस फ्यूज तक संपर्कित रहता है। इसका मुख्य कार्य झटका से बचाना है। भू संपर्कित नहीं करने पर व्यक्ति इन संधारित्रों पर कार्य करते समय तीव्र झटके का अनुभव करते हैं। अगर ये अर्थिंग ना लगा रहे, डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें रहे ना, तो वहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है या फिर करंट लगने का भी खतरा रहता है, वही चीज बताया जाता है, अनुभव करता है। आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या चीजें लिखा हुआ है पेज पे, ठीक है। यदि किसी कारणवश विद्युत रोधी नष्ट हो जाता है तो विद्युत धारा सीधे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए ऐसी दुर्घटना से बचाव के लिए भू संपर्क तार से विद्युत संधारित्रों को भू संपर्कित कर दिया जाता है। कई बार देखते हो कोई सामान में करंट आता है, वो इसीलिए आता है कि उसमें अर्थिंग नहीं है, ठीक है, ताकि विद्युत धारा शरीर में प्रवेश न करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाए, क्योंकि पृथ्वी नगण्य रूप से प्रतिरोध पैदा करती है। पृथ्वी में जो है प्रतिरोध नगण्य होता है। इसमें क्या होता है ना, मान के चलिए कोई भी करंट डाल दिए ना पृथ्वी में, यहाँ पे डाल दिए तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, ठीक है, प्रतिरोधकता क्षमता बहुत ज्यादा रहता है। 8 नंबर देख लेते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे बाबू, कोई नहीं छोड़ने वाले, है ना, कोई नहीं छोड़ने वाले। क्या है बाबू, जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है, मतलब जीवाश्म ईंधन के जो है कमी होते हैं वो क्या क्या कमी है, तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। जीवाश्मी ईंधन उपयोग करने से निम्नलिखित हानियां या फिर कमियां, हानियां या फिर कमियां है, इसका उपयोग करने से जो है हानियां या फिर इसमें कमियां, जीवाश्म ईंधन में कमियां, ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही है। चलिए क्या है भाई, फर्स्ट, इसके बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जीवाश्म ईंधन बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके जलाने से वायु प्रदूषित होता है, जीवाश्म ईंधन जो रहते हैं ना उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। वर्षा के जल में इस गैस के घुलने पर अम्लीय वर्षा होती है, जब वर्षा होता है ना उसमें ये इसका गैस घुलता है तो अम्लीय वर्षा होती है, जिससे क्या होता है, प्राचीन इमारतें को हानि पहुंचती है, जो पुरानी इमारत है उसमें हानि पहुंचता है। 3 नंबर क्या है, इन गैसों से मौसम पर दूरगामी कुप्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत खराब प्रभाव पड़ता है।
CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक विषैली गैस है जो जीवों पर विषैला प्रभाव छोड़ती है, इसके वजह से जो है आ जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है इसके जलने से SO2 गैस जो है सल्फर ऑक्साइड गैस बनती है जो श्वसन को हानि पहुंचाती है। ठीक है, श्वसन करने में भी हानि हो जाता है। तो ये सब जो है इसका दुर्व्यवहार है, किसका, जीवाश्म ईंधन का कमी है। ठीक है, इसका पांचवा भी पॉइंट देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट यहाँ पे बताया गया क्या, यह ईंधन का क्या बता रहा है, यह ईंधन का अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह ईंधन का जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 9 नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है बाबू, ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो सूर्य जो है ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, उसका मेन स्रोत क्या है। आंसर बताया गया है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बाबू, क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें रेडियो सक्रिय तत्व, यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर थोरियम जैसी भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बमवर्मित क्या होती है, बमवर्मित होती है। तो ये हल्के नाभिकीय में टूट जाता है और ऊर्जा का विशाल मात्रा उत्पन्न करता है। समझ में आया, वही चीज जब ऊर्जा का जो है विखंडन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का उत्पन्न होता है, उसी चीज को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, वो टूटने की। ठीक है, बाकी जो टूटता है उसे निकलता है उसे नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़े थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम लोग प्रयास किए हैं कि बहुत ही बढ़िया से प्रोवाइड किया जाए। आप देख रहे हैं इंस्टेंट भारत एजुकेशन, मेरा नाम है नितेश पांडे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए, PDF तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो लोग भी क्लास परचेस किए होंगे उनको ग्रुप में मिल जाया करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद।